आज हम लोग जमा हुए हैं ये समझने के लिए कि जब दो राष्ट्रों के बीच संघर्ष होता है तो उसका असर देश के नागरिकों पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या होता है। इस चीज को थोड़ा समझने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। नाउ युद्ध कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री, दो राष्ट्रों के बीच कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, वो कोई नई बात नहीं है। बट ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम आज इन चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद शायद आज के समय में अगर दो राष्ट्रों के बीच कुछ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी सीधी जानकारी हमारे पास पहुंचती है, हम सब लोग उसको जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और इसमें मीडिया का, टेलीविजन का, प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और चूंकि ये हमारे जानकारी में होता है, और जो चीज हमारी जानकारी में होती है उसका असर हमारे सोच पर, हमारी भावनाओं पर और हमारे व्यवहार पर जरूर पड़ता है। तो आज के समय में हम सब लोग सौभाग्य से उस स्थिति में हैं जहां पर जिन चीजों के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं होती थी, कभी कभी अखबारों में पढ़ लिया करते थे या रेडियो पे सुन लिया करते थे, आज के समय में हम सब लोग उसका लाइव वीडियो देखते हैं, है ना। व्हाट इज हैपनिंग ऑन द स्पॉट, इसकी जानकारी हम लोगों को मिलती है। तो इस समय में इन बिंदुओं पर चर्चा करना, मानसिक स्वास्थ्य पर इनका क्या असर पड़ता है उसके बारे में चर्चा करना बहुत ही अप्रोप्रिएट है, बहुत ही सामयिक है। थैंक्स टू दी ऑर्गेनाइजर कि उन्होंने इस तरह का टॉपिक रखा है और उस पर चर्चा, क्योंकि आमतौर पे साइकोलॉजी वाले फील्ड में और मेंटल हेल्थ डिस्कशन में इन चीजों के बारे में बहुत ही कम, रेयरली डिस्कशन होता है। So I mean the organizing team deserve a compliment for this. अभी क्या माना जाता है कि युद्ध या और तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है राष्ट्रों के बीच में, अच्छा जब हम इन चीजों को डिस्कशन करते हैं तो अनायास, बिना चाहते हुए भी हमारे मन में दो तीन चीजें आती है ना। हमारा देश का हमारे पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है। और मेरे को लगता है कि हम में से कई लोगों के जब ये टॉपिक आया उस समय भी मन में यही आया कि ये अप्रोप्रिएट प्लेस है जहां पर भारत और चीन के बीच में क्या हो रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है, इन चीजों पे हम थोड़ा चर्चा करें, और उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है। अफ्रीका में, सोमालिया या सूडान में, यूथोपिया में या लीबिया में क्या हो रहा है, उनका शायद हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे, हमारे देश के नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पे उतना असर ना पड़े जितना असर पड़ेगा कि हमारे और चीन के बीच क्या हो रहा है, हमारे और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है, हमारे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के साथ क्या हो रहा है, राइट। फॉर्चुनेटली हमारे देश का जो संबंध है अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा है। अभी कुछ हाल के कुछ दिनों में चीजें ऐसी हुई है जिनकी वजह से इसको संघर्ष की श्रेणी में रखा जाता है और रखा गया है, खास करके चीन के साथ। चीन के साथ पहली बार जब 1962 में युद्ध हुआ था, उसके बाद कुछ वैचारिक मतभेदों के अलावा और कोई ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। कुछ बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज हुआ करते थे जिसको राजनीतिक या डिप्लोमेटिक लेवल पे ही रिजॉल्व किया जाता रहा है। लेकिन अभी के पिछले 1-2 सालों में चीजें थोड़ी सी अलग तरीके का आकार और प्रकार ली है, और वो सब हम लोग विटनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ क्या संबंध रहा है और जो लिंक है इंसर्जेंसी या टेररिज्म, खास करके जम्मू कश्मीर रीजन में, ये एक लंबा मुद्दा रहा है और काफी डिस्कशन भी हुआ है हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे ये गवर्नमेंट्स वाले प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे ये सोशल कल्चरल प्लेटफॉर्म पे हो।
कई एक जगह इनकी चर्चा होती है और आए दिन टेलीविजन पर डिबेट होता है और कई एस्पेक्ट्स संबंधों के सामने आते हैं। अच्छा, ये माना जाता है कि आज करीब करीब 40-45 से ज्यादा लाइव यू नो इंटरनेशनल इंटरनेशनल और जो इंक्लूड करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू नेशंस, लाइव कॉन्फ्लिक्ट है। और कॉन्फ्लिक्ट का के वजह से होता क्या है कि विश्व का करीब करीब 1.2% जो आबादी है वो अफेक्टेड है इससे। और जो ये जो नंबर है 1.2%, वो विश्व में उन लोगों का है जिनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो रिफ्यूजी बन गए। और जो रीजन रहा है वो रहा है देश के बीच का संबंध, चाहे वो युद्ध के स्तर पे हो या जिसको बोलते हैं छद्म युद्ध, जो प्रॉक्सी वॉर जिसको बोलते हैं, या कॉन्फ्लिक्ट जो लिमिटेड है किसी इश्यूज को लेकर और ये मिलिट्री एक्सचेंज तक ही सीमित है, या फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऐसे कई फॉर्म्स है कॉन्फ्लिक्ट के राष्ट्रों के बीच। लेकिन डेफिनेटली जो सबसे ज्यादा वायलेंट किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है वो डेफिनेटली वॉर है। और वॉर के वजह से जो रिफ्यूजी की और होमलेस पीपल का जो संख्या बढ़ा है आज विश्व में, वो विश्व की आबादी का 1.2% या उससे कहीं ज्यादा है। और ये लंबा आजकल रिफ्यूजीज का समस्या हर देश में है और उनका क्या हाल है ये हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। राइट। अब हम लोग ये आते हैं कि भाई मेंटल हेल्थ पे, नागरिकों के मेंटल हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ता है। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों को ये समझना होगा कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। मेंटल हेल्थ किसको कहते हैं? मानसिक बीमारी ना हो वो मेंटल हेल्थ है या कोई और है? मेंटल हेल्थ को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, उनका कहना है कि ये ऐसी अवस्था है ना, वैचारिक और भावात्मक जो वेलबींग का अवस्था है, जिसमें व्यक्ति है वो अपने क्षमताओं और अक्षमताओं को पहचानता है। उसके अंदर रोजमर्रा की जो छोटी छोटी तनाव है उससे डील करने की क्षमता है। वो कुछ प्रोडक्टिव कर सकता है और अपने समाज और राष्ट्र के लिए वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये इस अवस्था को मेंटल हेल्थ बोलते हैं। मेंटल हेल्थ कभी नहीं कि किसी को मानसिक बीमारी नहीं है तो वो मेंटल हेल्थ है। राइट। मानसिक बीमारी और हेल्थ दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। हाँ, दोनों एक ही कंटिन्यूम पे हैं, एक ही रेखा पर है। एक तरफ मानसिक स्वास्थ्य है और दूसरे तरफ स्वास्थ्य के साथ जो मैक्सिमम कॉम्प्रोमाइज होता है वो है। और वो अवस्था डेफिनेटली साइकेट्रिक सिंड्रोम का होता है, अलग अलग तरीके की मानसिक बीमारियों का होता है। डेफिनेटली अगर कोई आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसको मानसिक बीमारी नहीं है, वो अंडरस्टूड। अभी है कि ये जो मानसिक स्वास्थ्य है वो आता कहाँ से? मानसिक स्वास्थ्य है वो हम लोग जो हर दिन महसूस करते, हर दिन जो देखते हैं, हर दिन जो हमारे सामने होता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो वैयक्तिक हो, या तनाव में थोड़ी वृद्धि हुई है। अभी अभी हम जब सड़कों पर जाते हैं या कॉलोनियों में जाते हैं, आज से 10 साल पहले का जो दृश्य सामने आता है, शायद ही किसी घर पे राष्ट्रीय ध्वज देखा जाता था। आज के समय में मेरे को लगता है आप सब लोग एग्री करेंगे, खास करके बड़े शहरों में जहां हम हर दिन देखते रहे, लगभग आधे से ज्यादा घरों पे तिरंगा जरूर होता है। किसी की गाड़ी में तिरंगा होता है।
ये सब इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं देश के साथ लगाव बढ़ रहा है, अफिलिएशन बढ़ रहा है, बढ़ा है। और इस इन सब का श्रेय होता है कि हम सब जानकार हो रहे हैं चीजों से। अच्छा, उन चीजों को हमारे सामने प्रस्तुत कैसे किया जाता है। आप सब लोगों को याद होगा, कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले की बात है, जो जो पुलवामा में हमारे जवानों के साथ हुआ था, जिसमें 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। उस घटना को, उस दृश्य को हम लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत किया गया था। पूरा देश एक साथ इमोशनली रिएक्टिव हुआ था। तो अभी वो है कि ऐसे ऐसे घटनाओं जो जिसमें कि हमारे पूरे देश को इन्वॉल्व किया जाता है और उसका असर हमारे ऊपर कैसे पड़ता है, इसका एक उदाहरण है कि अगर अगर हम लोगों को के सामने समक्ष वो प्रस्तुत किया जाता है कैसे होता है, तो हमारे इमोशंस उसके साथ एक्टिवेट होते हैं और फिर रिएक्शन होता है उनका, और जिसके वश में जो होता है वो करता है, जैसे भी हो, चाहे वो बोलकर चाहे वो लिखकर। आजकल के समय में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, लॉट ऑफ मैसेज एक्सचेंज ऑन सोशल मीडिया, जहाँ पे लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। उसी के कंटिन्यूम में जब जब स्ट्राइक हुआ था, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक बोला जाता है पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे, उस समय भी लोगों ने इमोशनली रिएक्ट किया था और बहुत सारे लोगों ने सेटिस्फैक्शन दिखाया था कि हाँ, थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ, थोड़ा मन को राहत हुई। आई मीन, ये सारे एग्जाम्पल ये दर्शाते हैं कि मानसिक तौर पे, हमारे विचारों पे, हमारे फीलिंग्स पे ऐसी चीजों का असर कहाँ तक होता है, कितना होता है। ये जो अमेरिकन एसोसिएशन है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का, उन लोगों ने भी WHO, चूंकि ये स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के समस्याओं के साथ संबंध है इसका, ज्यादातर बीमारियों के साथ इसको जोड़ा जाता रहा है। प्रिवेंटिव प्रोमोटिव जो हेल्थ है वो अभी भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस नहीं पकड़ पाया है कई मामलों में। तो जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं वो हिंट करता है इलनेस मॉडल के तरफ, राइट। अमेरिकन एसोसिएशन ने ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ने भी मेंटल हेल्थ को कहा है, और उन्होंने इंडिकेटर बताया है कि गुड मेंटल हेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। उनके हिसाब से 4-5 चीजें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड मेंटल हेल्थ, जिसमें उन्होंने कहा है करेज, मतलब हिम्मत, इंटेग्रिटी, यानी उसको क्या कहेंगे, पर्सनल इंटेग्रिटी, जिसमें लोगों को अन्याय के प्रति, इनजस्टिस के प्रति खड़े होने की शक्ति होती है, और वो खुद अन्याय और इनजस्टिस को प्रैक्टिस नहीं करते। वो वैसे लिटरल ट्रांसलेशन इंटेग्रिटी का अखंड होना होता है। यहाँ भी उसको समझा जा सकता है अखंडता किन चीजों में, ईमानदारी में, जो नीतियां हैं, जो वैल्यू सिस्टम है उसको फॉलो करने में, ये सब अखंड होता है आदमी के पर्सनालिटी में और व्यक्तित्व में, राइट। वो इंटेग्रिटी है, पर्सनल इंटेग्रिटी। टेनासिटी का मतलब हुआ कि हाउ परसिवरेंस, मतलब कितना दृढ़ है हम अपने अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं, अपने मनोवृत्ति, अपने बिलीफ सिस्टम के प्रति दृढ़ता कितनी है हमारे एक्टिविटीज में। इंस्पिरेशन, दो अर्थों में, एक तो कि हाउ मच आई कैन इंस्पायर, और व्हाट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन आई एम गेटिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, राइट। तो ये है अवेयरनेस, बीइंग अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, द रियलिटीज, द पर्सनल, वेरी पर्सनल रियलिटीज, उसके प्रति जो WHO वाले
डेफिनेशन में भी है कि इंडिविजुअल इज अवेयर ऑफ हिज और हर ओन पोटेंशियल्स, अपनी क्षमताओं और अक्षमताओं की जानकारी हो। तो ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड मेंटल हेल्थ के, वो कहाँ से आते हैं, वो उसके लिए क्या चाहिए, राइट? बेसिकली उसके लिए शांति चाहिए, पीस चाहिए। जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, चाहे वो हमारी सामाजिक ताना बाना हो, चाहे हमारा व्यवसायिक या वर्क रिलेटेड सिस्टम हो, वो सब स्मूथ चलता रहे, राइट? लोगों के पास अननेसेसरी स्ट्रेस और बर्डन नहीं हो, कैपेसिटी से ज्यादा स्ट्रेस और बर्डन नहीं हो। नाउ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान होता क्या है, सी हर एक लेवल पे, चाहे वो सामाजिक ताने बाने की बात हो, चाहे वो इकोनॉमिक या ऑक्यूपेशनल एरिया में हो, चाहे वो इंटरपर्सनल और अदर एस्पेक्ट्स के ऊपर हो, हर जगह डिसरप्शन होता है। जैसे अब लेट अस अंडरस्टैंड क्या हुआ था जब जब टेररिस्ट अटैक होता है। ये भी एक एग्जांपल है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशन का। टेररिस्ट अटैक होता है तो जहां पर होता है उस इलाके का जो जो फंक्शनिंग है ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाती है। स्कूल बंद हो जाते हैं, कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, देयर इज नो मार्केट, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी टू अर्न फॉर लाइवलीहुड। लोगों के कामकाज पर असर पड़ता है और इन सब वजहों से तनाव में कई गुना वृद्धि होता है। और उसको हैंडल करने के लिए माल एडाप्टिव जिसको बोलते हैं बिहेवियर, वो लोग अपनाते हैं। और ये देखा गया है कि ऐसी परिस्थिति में कुछ समस्याएं हैं जो बढ़ती हैं। से फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, अगर अगर कुछ काम करना है ही नहीं तो वो गरीबी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। एंड वी ऑल नो कि गरीबी का संबंध कई चीजों के साथ होता है, इंक्लूडिंग दी हैप्पीनेस एंड वेलबींग। लोग नशे के आदी होते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं सो दैट जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, हम उसको कम कर पाए। खाने के लिए अगर और सर्वाइवल के लिए कोई सोर्स नहीं है, then ये भी देखा गया है there is enough evidence and research which is saying that post war and post conflict जो सिचुएशन होता है उसमें prostitution for the sake of survival बढ़ता है, right? So and अलग अलग लोगों का, जस्ट इमेजिन वो लोग जो बॉर्डर पे रह रहे हैं, जहां से हमेशा एक देश के तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होता है, गोलियां चलती है बॉर्डर पे। वो लोग अपने खेतों पे काम नहीं कर सकते, वो अपने बच्चे अपने स्कूल नहीं जा सकते, बंकर में उनका लाइफ निकलता है। जस्ट इमेजिन किस तरह का डर है, थ्रेट है उनके आसपास, और किस तरह का लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। और उनसे हम अगर बोलेंगे कि दे विल हैव इनफ करेज, दे विल हैव इनफ टेनासिटी, है ना, दे विल बी बीइंग इंस्पायर्ड बाय पीपल, और उनमें जो मेंटल हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द साइकियाट्रिक सिंड्रोम, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। वो शायद ज्यादा होगी, राइट? क्योंकि उनका सर्कमस्टांस, सिचुएशन ऐसा है। फॉरगेट दैट अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका असर देश के नागरिकों पे यूनिफॉर्मली नहीं पड़ सकता। सी इफ आई एम स्टेशन इन दिल्ली, अगर हम दिल्ली में रहते हैं और हमारा जो काम है हॉस्पिटल में आना और मरीजों को देखना और सेवा करना, वो आराम से चलते रहता है। क्या हो रहा है गलवान घाटी में या बॉर्डर पे, आई मे नॉट बी affected that much as compared to those who are right on the spots, right? तो अलग अलग जन समूहों में, अलग अलग पॉकेट्स में इसका असर उनके मेंटल हेल्थ पे अलग अलग होगा। सो वी कैनॉट एक्सपेक्ट यूनिफॉर्म इम्पैक्ट। अभी ये जो सिपाही जो बॉर्डर पे हैं, जिनकी जान चली जाती है, उनके परिवार के लोगों पे क्या आफत होता है, हम लोगों ने विटनेस किया है टेलीविजन के माध्यम से,
राइट, मीडिया ने वो चीज दिखाई है। उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, या जो लोग अभी भी बॉर्डर पे तैनात हैं, उनकी फैमिली या क्लोज रिलेटिव्स का मानसिक स्वास्थ्य, उनका उनका स्ट्रेस लेवल विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू समबडी हु इज डिफरेंट। उसी तरीके से अगर अगर सी वॉर का जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, अभी क्या हुआ, जब जब चाइना और इंडिया में युद्ध हुआ, जो भी हुआ गलवान घाटी में, जिसमें लगभग 40 सैनिक हमारे मारे गए, पता नहीं कितने चाइना के तरफ से लोग मारे गए, उसके बाद डिफेंस बजट में कई गुना वृद्धि की गई। और वो जो बजट में वृद्धि की गई, डेफिनेटली अलग अलग सेक्टर से उस चीजों को लिया गया, तभी वो बजट बढ़ाया गया। एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हुई बॉर्डर एरिया पे, चाइना के बॉर्डर एरिया पे, चाहे वो डिफेंस के लोग हों, सैनिक हो, या टैंक हो, या अदर आर्टिलरीज हो, उन सब की जो डिप्लॉयमेंट है वो कई गुना बढ़ाई गई, उसमें कॉस्ट आता है। रूस के साथ 35-40 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया गया ताकि सुरक्षा किया जा सके बॉर्डर का। अब इन सब चीजों का जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के ऊपर आता है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक मार्केट में। और जब युद्ध होता है, अगर अगर आप लोग, हम सब लोग जब न्यूज सुनते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में जहां पर मेजर इवेंट्स होते हैं, तो पता चलता है कि सेंसेक्स गिर गया, है ना, लोग बाजार में पैसा नहीं लगा रहे हैं। सो दोज पीपल हु आर इनटू द बिजनेस ऑफ शेयर ब्रोकिंग, दोज हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जिनका रिलेशन है, उनके कामकाज पर तो फर्क पड़ा, उनके लिए स्ट्रेस क्रिएट हुआ। और उस स्ट्रेस में किसी को स्लीपलेसनेस हो रही है, किसी को एंजाइटी हो रही है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई अल्कोहल ले रहा है, असर होता है, डेफिनेटली होता है। सी आई एम नॉट टॉकिंग, हम सिर्फ अपने मन की बात नहीं बोल रहे हैं, देयर इज एनफ रिसर्च सपोर्ट कि ऐसे सिचुएशन में ये सारी चीजें होती है। हमारे देश में शायद अभी इतना रिसर्च नहीं हुआ है, राइट, लेकिन जो जो कॉन्स्टेंटली अफेक्टेड रीजन है हमारे कंट्री का, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट, वहां पे इस तरह के रिसर्चेज हुए हैं कि लोगों के बीच उनकी मानसिक स्वास्थ्य के क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या थ्रेट्स। जब कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल, उनको उनके ऊपर असर होता है, ये उन लोगों के ऊपर भी उतना ही असर करता है जो दूर सुदूर गांव में रहते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन उनका जो इंटरप्रिटेशन है, जो हम लोग मीनिंग असाइन करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के प्रति, राइट, अगर अगर हमारे में इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी ये देखती है कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और उसके वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट है, और उसके वजह से ये गोलियां चल रही है, उसके वजह से युद्ध हो रहा है, ये इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी का जो सोशल मीनिंग है अटैच टू दी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। उसी तरीके से जो गांव में है, जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी में, वो बिलीव करते हैं अपने कन्वेंशनल एटीट्यूड या बिलीफ सिस्टम पे, उनको लगता है, या उनकी जो टेंडेंसी टू असाइन मीनिंग टू सच सिचुएशन इज, ये तो भगवान का है, पाप हुआ है, उसकी सजा मिल रही है ना, ये चीजें जो हुई है, जो घोर कलयुग आ गया है, वो विनाश होने वाला है। सो देयर आर लॉट ऑफ मीनिंग असाइन्ड टू इट, एंड ऑल सच मीनिंग्स लीड्स और क्रिएट्स इमोशनल, जो हमारे भावात्मक चेंज होता है। अगर ऐसा है तो डर महसूस होता है। इंटेलेक्चुअल कम्युनिटीज को डर इसलिए महसूस होता है कि आई नो दी करेंट मिसाइल्स रेंज in the neighboring country is up to this much kilometer, इतना दूर तक मार सकता है। तो अगर इस्लामाबाद या कहीं से वो मिसाइल चला, तो चाहे आप दिल्ली में रहो, चाहे मुंबई में रहो, चेन्नई में रहो, विल बी दी टारगेट। तो देयर इज अ थ्रेट टू इट, है ना। उसी तरीके से गांव वालों को या दूसरे कम्युनिटी को ऐसा भी लगता है कि क्योंकि ये पाप की सजा मिल रही है, भगवान पाप दे रहे हैं, विनाश होने वाला है हम सबका। सो
what kind of meaning is assigned to the conflict situation that creates certain amount of emotional reaction. Definitely वो हम कैसे देखते हैं, मीनिंग क्रिएट करना यानी कि विचार जो हमारा इन्वॉल्व होता है उसमें, कैसे चीजों को देखते हैं, कैसे समझते हैं, और उसका असर इस पर होता है लोगों के फीलिंग्स पे डायरेक्टली। ये माना जाता है कि जो कॉग्निशन है वो फीलिंग्स क्रिएट करता है, फीलिंग्स बिहेवियर क्रिएट करता है। तो विचार में अगर ये है कि हमारे जान को खतरा है एंड वी आर नॉट सेफ, दिस विल डेफिनेटली क्रिएट सम अमाउंट ऑफ फियर, राइट। इफ हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी है कि उस फियर को हम मिटिगेट कर लेते हैं, उसको हैंडल कर लेते हैं, अपने आप को सांत्वना दे लेते हैं कि चलो ऐसा होगा नहीं शायद, और जब होगा देखा जाएगा, ये अलग बात है। बट हो सकता है कि दूसरे लोग इसको नहीं कर पाए, मेरा मेरा कलीग इसको नहीं कर पाए, मेरा बच्चा इसको नहीं कर पाए उस तरीके का, और उसके ऊपर असर हो, और वो डर सहम सहम कर वो लाइफ बिताए निकाले, तो उसके अंदर वो करेज आएगा कहाँ से, विच इज जो एक इंडिकेटर है मेंटल हेल्थ का, राइट। So such situation definitely impact the mental health of citizen. हम सबको पता है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो जिनका डायरेक्ट संबंध है कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, और कॉन्फ्लिक्ट जब दो देशों के बीच होता है उसके साथ उसका डायरेक्ट संबंध है। जैसे जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस पीटीएसडी, वो शुरू में रिपोर्ट किया गया था सैनिकों में, खास करके प्रिजनर्स ऑफ वॉर में, जो जिनको बंधक बना लिया गया था युद्ध के बाद, उनमें, या जिन्होंने वॉर को देखा था, जिन्होंने विटनेस किया था, उनके अंदर सिम्टम्स आए, तो वो इंडिकेट करता है कि इसका असर क्या होता है। वैसे ही सेल न्यूरोसिस का कॉन्सेप्ट है, सर्वाइवल सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट है, ये सब चर्चा किया जाता है द सर्वाइवर ऑफ वॉर और वॉर बिटवीन टू। अब क्या है कि पहले जो वॉर होते थे वो फिर भी सेंसिबल वॉर होते थे, अभी का जो वॉर है वो बहुत ही वायलेंट फॉर्म में है, राइट। अलग अलग किस्म के वेपन्स यूज डेवलप किए गए हैं। इट्स नॉट ओनली ये सिर्फ गोला बारूद का लड़ाई नहीं है, अब तो केमिकल वॉर और वॉर थ्रू स्पेस, ये सब भी है। तो दिनों दिन इसका जो स्वरूप है वो वायलेंट होते जा रहा है। और जस्ट इमेजिन, अगर हम इसकी जानकारी है हमारे को, इसके बारे में चर्चा करते हैं, हाउ कैन नॉट दिस क्रिएट फियर ऑन ह्यूमन माइंड। भाई पता नहीं, अभी अभी इस कोरोना को लेकर ही जो हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये चाइना ने किया है, जानबूझकर किया है। आई मीन वट एवर इज द रियल फैक्ट बिहाइंड इट, बट पॉसिबिलिटी है कि सच kind of things can be done by somebody or some nation to other nations. So the conflict is taking more serious violent forms, and we all are bound to have its impact on our mental health. This will not allow to remain in peace. This will not allow to develop the sense of well-being. This will not allow to show the perseverance which is required. एक और पॉपुलेशन है जो बहुत ही साइलेंटली इससे अफेक्टेड होता है, and somehow they have not been given enough attention to it. अभी भी कुछ चीजों को एडल्ट की प्रॉपर्टी मानी जाती। I mean, we adults are affected by because we think seriously. बच्चे को तो शायद इसका असर नहीं होता है, या होता भी है तो उनको इतना कह देना काफी है कि नहीं, दिस इज नॉट, यू डू नॉट हैव टू वरी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप खेलो, पढ़ाई करो, वो आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इट्स नॉट एनफ, राइट। बच्चों की साइकोलॉजी बहुत ही डिफरेंट होती है, और उनके ऊपर इन चीजों का असर अलग
तरीके का होता है, राइट। लेट मी टेल यू, हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं हमारे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ यूनिट में, राइट। ऑब्वियसली there's no stress, family says everything is available, कोई स्ट्रेस है ही नहीं, और फिर भी बच्चा पता नहीं अजीब अजीब सा व्यवहार करता है, वो डरा डरा सा समा सा रात को उठकर बैठ जाता है, राइट। अभी कुछ बच्चों के एनालिसिस में जब उनके साथ और डीप लेवल तक की बात की जाती है तो पता चलता है कि उनके डर का जो सोर्स है वो बड़ा अजीब सा है, राइट। जो एडल्ट को लगेगा कि ये बड़ा अजीब सा है, लेकिन वो रियल है उनका। अगर अगर कल को कोई रॉकेट मेरे सिर पे गिर गया फिर तो हम सब मर जाएंगे, और वो इसलिए ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है कि वो मर जाएगा, मेरी मम्मी का क्या होगा, मेरे पापा का क्या होगा, इस बात को लेकर वो ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। एंड ही डज नॉट गेट अपॉर्चुनिटी, उसको अवसर नहीं है कि अपने इस सोच को लोगों को बताए या डिस्कस करे। वो अंदर ही अंदर उससे सहमा सा डरा डरा सा रहता है, या फिर उसको ये लगता है कि बड़ा एम्बैरेसिंग होगा, हम किसी को बताएंगे लोग क्या सोचे, राइट। दूसरा है कि उनके पास इतनी वर्बल कैपेसिटी भी नहीं होती है अगर बच्चा बहुत छोटा है तो, कि वो इन चीजों को बोलकर बता सके, लेकिन असर तो होता है। तो ऐसा नहीं है कि इन चीजों का असर बच्चों के ऊपर नहीं होता है, उनके ऊपर ज्यादा होता है। तो अगर हम जब कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा फोकस होना चाहिए the mental health of our children in such। और इसलिए ज्यादा कि यहाँ पर कौन सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो तो सीज फायर का जो वायलेशन हो रहा है वो बॉर्डर पे हो रहा है, गोलियां वहां चल रही हैं। चाइना के साथ जो झड़प हो रही है वो या तो गलवान में हो रही है या अरुणाचल प्रदेश में हो रही है, तो इधर क्या असर पड़ता है। बट वही the interpretation, the cognitive, the meaning attached to that creates the amount of impact. Excuse me, sir. Hello, yes. सर, तो आपने जैसे बताया कि बच्चों में ये एक्सप्रेस करता है, मतलब जितना भी स्ट्रेस और इसके थ्रू वो जाते हैं, तो यूजुअली कैसे, कौन सी एज में आके एक्सप्रेस होता है, और वो कैसे जब आप डील करते हैं उन बच्चों के साथ, तो वो उस तरीके में आप कैसे उनके साथ डील करते हैं? सी अंशिका, आई मीन ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन से एज में असर होता है, कौन सा एज में असर नहीं होता है, राइट। से फॉर एग्जांपल कुछ रिसर्चेस हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि डिप्रेशन इज पॉसिबल व्हेन द चाइल्ड इज in the you know when mother is pregnant and child has not even born, उस समय भी बच्चे को डिप्रेशन हो सकता है। एनाक्लिटिक डिप्रेशन एक है जो बिल्कुल इन्फेंट में होता है, राइट। और डिप्रेशन 80-90 इयर्स में भी होता है। सो एब्सोल्युटली डिफिकल्ट टू से कि कौन से एज में इसका असर होगा, कौन सा एज में नहीं होगा। लेकिन ये है कि उसको समझेंगे कैसे, समझने का अप्रोच अलग अलग होना चाहिए। आई एग्री कंप्लीटली कि एक जब हम 5 साल के बच्चे के साथ काम कर रहे हैं और एक 15 साल के बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो अप्रोच डिफरेंट हो, राइट। बच्चों के साथ जब चीजें एलिसिट की जाती है तो उसका जो तरीका होता है वो बड़ा एज अप्रोप्रिएट होता है। खेल के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से, चीजों को बनाकर, राइट, चीजों को समझाकर, कॉन्क्रीट मटेरियल के साथ जब हम एक्सप्लोर करते हैं छोटे बच्चों को, दे आर एबल टू कनेक्ट। और फ्रेगमेंटेड एक्सप्रेशन उनका होता है जो हम लोगों को ये हिंट करता है कि दिस इज द इशू, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो जैसे बच्चे ने टीवी में देखा कि कहीं से गोलियां चली है, बहुत सारे सैनिक मारे गए, और वो बार बार न्यूज में आ रहा है, सब लोग देख रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, राइट। अगर बच्चे के ऊपर असर हुआ है उन चीजों का, उसके मन में डर आया है, तो जब हम बच्चे के साथ असेस करने की कोशिश करेंगे तो जरूर हम ऐसे मटेरियल यूज करेंगे जिसमें कि प्ले मटेरियल, play is the
method to interact with very young children, right? Uh, और जो बड़े बच्चे हैं उनके साथ तो you can definitely talk on issues, such issues. हम लोग जनरली क्लिनिकल सेटिंग में इन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं, राइट? पूछते हैं कोई स्ट्रेस तो नहीं है फैमिली में, स्कूल में कुछ तो नहीं हो रहा है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है, किसी ने आकर थ्रेट तो नहीं किया है। कभी नहीं पूछते हैं कि आजकल देश में क्या हो रहा है, उसके न्यूज देखे हो, अभी अभी बॉर्डर पे कुछ गोलियां चली हैं, उसके बारे में कुछ सुना है? अभी एक सिपाही का डेड बॉडी उसके घर पहुंचाया गया और पूरा गांव उसके साथ चल गया, उसके बारे में कुछ जानते हो? वी नेवर रेज। ये हमारे कॉमन प्रैक्टिस में नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग ऐसा नहीं करते, बट कॉमन प्रैक्टिस में नहीं है। लेकिन चूंकि कॉन्फ्लिक्ट इतना फ्रिक्वेंट हो गया है, हर दिन की बात हो गई है, और कॉन्फ्लिक्ट का नेचर बढ़ता जा रहा है, वायलेंस ज्यादा से ज्यादा वायलेंट होता जा रहा है, मरने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा है। एक बम ब्लास्ट होता है उसमें कई लोग मर जाते हैं और ये होता है, राइट? जो गवर्नमेंट के तरफ से मुहिम चलाई गई है जिसमें टेररिस्ट को चुन चुन कर मारा जा रहा है, एक तरह से ठीक है, इट्स ओके, मारा जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? लोग मर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, दैट इज द फैक्ट। और उसका असर बाल मन पे या बच्चों के मन पे होना ही होना है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हाउ मच वी एडल्ट अराउंड द चाइल्ड आर अलर्ट, you know, and appreciative to this fact. सर, जैसे हम बोलते हैं कि बच्चे देख के सीखते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं, और कुछ बच्चे सुन के सीखते हैं बातें। जैसे बच्चे घर पे कुछ ऐसे, अब जैसे कश्मीर का ले लें अगर हम सिनेरियो, तो अब वहां पे उनके घरों में ऐसी बातचीत जरूर चलती होगी जब टेररिज्म होता होगा पीक पे, या कुछ भी ऐसी बातें होती होंगी। तो अब अगर ऐसे केसेस आते हैं, या मतलब ऐसे बच्चे जो बहुत छोटे हैं, जो देख देख के सीख रहे हैं, तो हम इनको हेल्प कैसे करेंगे कि ये एक सही दिशा में जाएं और ये अफेक्ट, इनकी मेंटल हेल्थ मिनिमम अफेक्ट हो? वही है कि आमतौर पे हम लोग प्रीचर हो जाते हैं, इसके बारे में मत सोचो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, हम लोग हैं, तुम ठीक हो। We do not allow them to ventilate their emotions, right? उसके बारे में बात नहीं करते, ये सोचते हैं कि जितना बात करेंगे उतना ही ज्यादा वो डरेगा, तो उसको बात ही नहीं करो, चुपचाप रहो, कवर कर दो। See, covering up does not help. Allow them to express जितनी उनकी एबिलिटी है। Ask them to draw, ask them to write, ask them to, play something, right? And ventilate their feelings. उनसे बात करें, ये सब देखते हो, क्या सोचते हो उसके बारे में, क्या लगता है, अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है? बहुत छोटा बच्चा, राइट? डर लगता है, नहीं लगता है, पूछ सकते हैं ना बच्चे से। तो उसको कवर अप नहीं करना है, उसको अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो वेंटिलेट करे, और एक बार वेंटिलेट करे उसके बाद हम उसको बता सकते हैं कि अगर ऐसा डर लगे तो मम्मी को के साथ बात करो, ऐसा डर लगे तो। See, the child or none of us can go and prevent that happening, जो हो रहा है, बट हम अपनी resilience को बढ़ाएंगे, हम अपनी इम्यूनिटी, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, और उसके लिए जरूरी है कि हम अननेसेसरी फियर को कैरी नहीं करें अपने माइंड में, राइट? दैट इज व्हाट हम एडल्ट एक दूसरे को सलाह देते हैं ना, कि अगर मन में कोई स्ट्रेस हो, कोई बात हो, तो उसको वेंटिलेट कीजिए। वेंटिलेशन इज गुड मेडिसिन फॉर स्ट्रेस, राइट? तो वो अप्लाई करता है बच्चों के लिए, बट बच्चों का जो वेंटिलेशन होता है इज असिस्टेड वेंटिलेशन, उनमें वो एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप वेंटिलेट करें। द एडल्ट अराउंड द चाइल्ड, they have to be sensitive enough, they have to be alert and skilled enough कि बच्चे में वो वेंटिलेशन। किचन में भी बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है वेंटिलेट करने, राइट? आई मीन जो माँ है जो किचन में रोटियां पकाती है आटा लेकर, वो वेंटिलेट कर बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करके और एक्टिविटी करवाकर उसको वेंटिलेट करवा सकते, राइट? एंड सच थिंग्स कैसे करेंगे ये भी बता देते हैं,
ताकि कुछ लोगों को वो प्रिंसिपल समझ में आ जाए, और उसके बेसिस पे आटा है, आटा के दो नो पाइल्स बना दिए, दो छोटे छोटे हिल्स जैसा बना दिए, एक को मेरा डर और एक को नो दिस इज मी एंड दिस इज माय फियर, राइट, ये कर दो, उसका इधर लेकर आ जाओ, इसको अपने आप को बड़ा कर लो, ये छोटा हो गया. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. See, the activity action has to be planned in a manner that gives the child opportunity to throw away his emotions, जो डर है, जो फियर है, जो अभी ये हम लोग नहीं मानेंगे, हम एडल्ट नहीं मानेंगे कि इन इश्यूज पे बच्चे को भी गुस्सा आता हो, राइट. बच्चों को क्यों गुस्सा आएगा, उनकी क्या समझ है, बट ऐसा नहीं है. दे ऑल्सो गेट एंग्री, मेरे को ये अच्छा नहीं. The reason for getting angry might be different, the cognitive processing might be different, but emotional reaction तो होते. तो एक्टिविटी के थ्रू उनको मौका दें ताकि उनका डर, उनका गुस्सा, उनका फ्रस्ट्रेशन सब निकल जाए, राइट. वाटर के साथ प्ले करना, मिट्टी क्ले के साथ प्ले करना, ये सारा चीज एक्टिविटीज है जो बच्चे को उनके स्ट्रेस के साथ, और कुछ नहीं है तो इवन फिंगर पेंटिंग, न्यूज़पेपर ले लिए और एक वाटर कलर बना लिए, चलो लेट अस ड्रॉ समथिंग, लेट अस ड्रॉ अ बिग पिक्चर ऑफ मॉन्स्टर एंड देन कट इट. मॉन्स्टर को हमने फिनिश कर दिया. इट गिव्स अ चाइल्ड अ सेंस ऑफ रिलीफ. हमने अपने डर को, हमने अपने नॉट कॉग्निटिवली, इमोशनली, कॉग्निटिव मैच्योरिटी उतनी नहीं है, बट इमोशंस के लेवल पे, इमोशंस को ड्रेन करने में ये हेल्प करती है, राइट. तो हम बात कर रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में बच्चों के मेंटल हेल्थ पे भी उतना ही असर होता है जितना बड़ों के ऊपर होता है. just remind me the time, because I don't know whether I am exceeding the time or going away from. अब है कि चलो असर तो होता है, असर का प्रोसेस जनरली ये होता है कि व्हाट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग आई असाइन टू देम. उनका इम्पैक्ट, कुछ इम्पैक्ट तो विजिबल होता है, कुछ इम्पैक्ट इनविजिबल होता है. इनविजिबल में खास करके जो हमने कहा कि इवन इकोनॉमी गेट्स अफेक्टेड, राइट. अभी दी डिफेंसेस लग गया, टैक्स. सर sorry to interrupt. We have 10 minutes. Right. So I was telling there are impact which are invisible, but they are also impact, and they have link with the mental health. Just say for example, I pay income tax 10,000 rupees a month, for example. चूंकि कॉन्फ्लिक्ट के वजह से चीजों को बंद करना पड़ा है और बहुत लॉस हुआ है कंट्री को, एक्सेस लगा दो कुछ परसेंट का, जो 200 रुपए और एक्स्ट्रा पे करना पड़े टैक्स पे. द अमाउंट इज स्मॉल बट पेयर हैज टू टेक द बर्डन, राइट. और फिर उसको अपने बजट में फिर मॉडिफिकेशन करना पड़े. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द प्रोसेस, how such invisible impact of conflict situation affect mental health or create stress burden for all of us. रिसर्चर्स भरे पड़े हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में रहने वाले पॉपुलेशन में मेंटल हेल्थ की समस्या, खास करके मानसिक बीमारियां ज्यादा होती, राइट. ऐसा रिसर्च करके और प्रेवलेंस रेट बताया गया, राइट. ये अलग बात है कि द हेल्प सीकिंग इज एब्सोल्युटली नॉट सपोर्टिंग दिस. अगर हम, कितने लोग कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, कितने लोग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करते हैं, और उसके थ्रू अगर हम एस्टिमेट निकालें तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि the help seeking behavior is also affected in such conflictual situation. या तो अवेलेबल नहीं होगा,
या फिर घर से निकलने में मुश्किल है. So there are a whole lot of things that do not encourage them to go and consult somebody outside. सर, हम आपने अभी हमें बताया चाइल्ड पॉपुलेशन के बारे में. कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन का हमारे ओल्डर पॉपुलेशन पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है और उससे हम कैसे डील करते हैं? खास करके जब हम ओल्ड एज की बात करें, जहां पर लोग रिटायर हो जाते हैं, उनका जो लाइफ होता है वो अपने आप को रिव्यू करने में निकलता है आमतौर पे, राइट. और उनका जो मेन कंसर्न होता है इज देयर फैमिली. हमारा बच्चा, हमारा ग्रैंडसन, ग्रैंड चिल्ड्रन वो प्रोटेक्टेड रहें, राइट. तो उनके अंदर जो जो इम्पैक्ट होता है वो यही होता है सुरक्षा को लेकर, राइट. सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर, राइट. एंड सिंस दे आर आल्सो थिंकिंग सिटीजन, उनके अंदर भी कॉग्निटिव कैपेसिटी है, तो दे आर आल्सो लाइकली टू बी. I am not able to give you specific reference कि इनमें क्या होता है, but definitely they are equally affected, क्योंकि उनके भी लाइफ में जो normal course of life is affected, right. In conflict situation you are not allowed to go out, कर्फ्यू लगा हुआ है, right. आपके वैसे ही सोशल जो नेटवर्क है वो बहुत लिमिटेड है. Many of your friends they have died, right. Only few are left. उनके साथ भी जो कनेक्टिविटी है वो अरेस्ट हो गई because you are not allowed to move out, right. क्योंकि सर जैसे अब ओल्ड पॉपुलेशन में ये होगा कि इफ अ पर्सन इज बेड रिडन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और हम एक कॉन्फ्लिक्ट स्टेट में पहुंच चुके हैं अभी, अब केयरटेकर की मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है उस कॉन्फ्लिक्ट से. तो उस चीज से हम कैसे डील करेंगे कि हम केयरटेकर की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें और एक इस कॉन्फ्लिक्ट स्टेट में हम एक ओल्डर जो पॉपुलेशन है उसका भी ध्यान रखें सेम टाइम पे? I mean, चैलेंज तो डेफिनेटली है. चैलेंज डबल हो गई, बर्डन डबल हो गया, राइट. आई हैव टू सी, वो ऐसे भी अप्लाई होता है केयर गिविंग में, केयर गिविंग प्रोसेस में, कि अगर हम इफ आई एम अ केयर गिवर आई should also think of my own mental health, then only I'll be able to look after, properly. अभी रही इंटरवेंशन की बात कि कैसे केयर किया जाए. वैसे अभी क्या है, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में जो जो सोशल नेटवर्किंग होती है, सोशल ग्रुप्स होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, राइट. एक साथ बैठकर और हम उसको वेंटिलेट करें, डीप ब्रीफिंग जिसको बोली जाती है. भाई मेरा कंसर्न ये है, मेरे को डर लगता है, मेरे को सपने आते हैं, तो ऐसा होता है, वैसा होता है. आई मीन, सो यू गेट टू वेंटिलेट योर इमोशंस, स्क्रैच योर इमोशंस रियली एंड थ्रो देम आउट. और इस तरह का सपोर्ट चाहिए उनको. सो इफ द सपोर्ट इज अवेलेबल. दूसरा है कि देयर हैज टू बी प्रॉपर स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग इज नॉट इन लिटरल सेंस कि हम स्टे कर गए और उससे हम, स्क्रीनिंग इन द सेंस कि लोग ऑब्जर्व करें बिहेवियर को. अगर चेंज हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है व्यवहार में, तो जरूर इस बात का संकेत है कि किसी न किसी से कंसल्ट किया जाए. और आजकल के समय में कंसल्टेशन का कई फॉर्म है. आई मीन, इफ यू आर नॉट एबल टू गो एंड विजिट क्लिनिक ऑफ एनीबडी, दूसरे मॉडलिटी है जिससे आप कंसल्ट कर सकते हो, राइट. नाउ देयर आर मेनी ग्रुप्स which are active. बहुत सारे NGOs या वैसे ग्रुप्स एक्टिव होते हैं एट ए कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में. दे आर प्रोवाइड all leading NGOs, चाहे वो रेड क्रॉस सोसाइटी हो, चाहे वो इस तरह के का इस लेवल का रिक्रूट का NGO, उनके अपने होते हैं. बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे कंट्री में, विद इन आवर कंट्री, दे आल्सो प्रोवाइड हेल्प.
है ना, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस, आई एम अवॉइडिंग, इंटेंशनली अवॉइडिंग टू नेम देम, उसका एक अलग इम्प्लीकेशन होता है, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि दे आर इनटू सोशल सर्विसेज एंड दे आर रेडी टू प्रोवाइड। गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्प दिया जाता है कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में, जहाँ पर इंटरवेंशन के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है। सो इफ देयर इज सच। दूसरा है कि साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस ऑफ सच पीपल, कि व्हाट वर्स कैन हैपन, राइट, लेट मी गेट रेडी फॉर दैट, राइट। अगर मेरे को इवैक्यूएट करना पड़े, मेरे को घर से निकलना सर, पड़े, एक और डाउट है, आपने बताया साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस, इससे पहले जो बहुत आसान किसी को भी लग सकता है वो है कि अगर हम जो टीवी पे एयर हो रहा है इस टाइम पे, अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है किस दो स्टेट्स में या विद इन 2 कंट्रीज, तो उस न्यूज से हम दूर रहें, उससे हम अपनी मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या ये एक तरीका है? और अगर हम न्यूज से दूर रहते हैं तो क्या हम I have won the fight with that situation, right? So definitely not avoidance. Yeah, okay. this is collective responsibility. अगर कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो कई गुना बढ़ा चढ़ा देते हैं चीजों को, एंड सो देयर हैज टू बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबॉडी। अभी क्या है कि बहुत सारे हम लोग ना, हमारे देश की जनता बड़ा कंफ्यूज्ड रहती है, इतने ज्यादा स्टेटमेंट आते हैं, है ना, और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, राजनीति और पॉलिटिक्स हावी हो जाती है फैक्ट्स के ऊपर, राइट। आम आदमी के लिए बड़ा कंफ्यूज स्टेट होता है, डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, कौन शुड आई बिलीव, ये सही है और वो सही, राइट। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली साइकोलॉजिस्ट और द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और द अफेक्टेड पीपल और फैमिली। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशन इज नॉट अ प्राइवेट मैटर, इट अकर्स at international level. International community is aware or involved in some way or the other. Alignment हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले पता चला कि चाइना is supporting Pakistan, right? And they are trying to occupy POK region in different manner so that they have dominance this side. तो वो जो इस तरह की चीजें हो जाती है, makes the conflict not a private matter, it's an international matter, right? तो जो चीजें हैं जो उसको इंटरवेन करने का चीज वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई मीन एवरीबडी, चाहे वो गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो कम्युनिटी लीडर्स हो। आई मीन it's a collective responsibility to consider mental health as important component and all possible measures। अगर उसके लिए मेरे अपने एक्टिविटीज को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़े, थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना पड़े, लेट मी डू दैट हैप्पीली। तो जब तक ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, एंड वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है अचीव करना, राइट, बट we cannot run away from watching news because everywhere that is। आप मोबाइल फोन आपके हाथ में है, आप उस पर क्लिक कर दोगे वही आ जाएगा, यूट्यूब भरा हुआ है ऐसे वीडियोस, कितना कहाँ भागेंगे, किस चीज से भागेंगे, है ना। बेटर ये है कि लेट मी डेवलप सम इनर स्ट्रेंथ, let me develop some coping strategies, let me develop some help seeking behavior, तो जाकर इन चीजों को हम मैनेज कर सकते। I think I have on behalf of thanks to your team once again for giving me opportunity to speak, because I wanted to speak on this लंबे समय से मेरे को भी मौका नहीं मिल रहा था कि कहाँ बोले इसके बारे में। Good you have given me opportunity.
Thank you, sir. On behalf of Psychologues magazine, I would like to extend our heartfelt appreciation towards our guest speaker today, Dr. Uday K. Sinha, for taking out his precious time and enlightening us with your remarkable reservoir of knowledge. And I would like to take this opportunity to extend a very hearty vote of thanks to you for gracing your important work with us. Thank you. We feel so fortunate to be present here and having the outstanding knowledge bestowed upon us. I now extend my gratitude towards Dr. Arvind Ota to provide us the platform for such a unique and enlightening experience. A special thanks to the entire Psychologues team for their extraordinary efforts, without which all of this wouldn't have been possible. Lastly, thanks to the audience for their participation. Thank you, sir. Ansika and Arvind both, and the entire team of Psychologues.